Hello students, welcome to Launcher. We'll be starting with unit number 3. यूनिट नंबर 3 में हमें क्या कवर करना है? अथॉरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. ठीक है, उसमें वर्क्स कमिटी, काउंसिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, उनकी पावर, उनके फंक्शंस, ये सारे पॉइंट्स हमको कवर करना है. एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन. उसके बाद ये दूसरा पार्ट है यूनिट 3 का, वो हम धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा. सो अथॉरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी डिस्प्यूट किसके बीच में होता है? जनरली डिस्प्यूट होता है वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में. अब ये जो डिस्प्यूट है ये कभी भी किसी के लिए भी फ्रूटफुल नहीं है, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है. तो ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इस एक्ट ने बहुत सारी अथॉरिटीज बनाई है ताकि डिस्प्यूट जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए. तो वो वाला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है वर्क्स कमेटी. वर्क्स कमेटी फॉर्म किया जाता है ताकि डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके. लेकिन वर्क्स कमेटी कब बनेगी, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सेक्शन 3 में दिया हुआ है. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. देखिए क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क्स कमेटी. अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड है, 100 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉयड, ठीक है, ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में कभी भी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 12 महीनों में 100 से ज्यादा लेबर हुए होंगे, लेकिन रिट्रेंचमेंट के कारण अभी सिर्फ 80 लेबर्स बच गए, है ना. तो वो ऐसे में तो क्या हो रहा है, 100 वर्कर तो है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में, तो हमको ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ऐसा नहीं है. पिछले 12 महीनों में अगर आपके फैक्ट्री में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इंडस्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा लेबर थे, तो सेक्शन 3 अप्लाई हो जाता है, आपको वर्क्स कमेटी फॉर्म करना पड़ता है. सो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में अगर 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड है प्रीसीडिंग कोई भी दिनों में, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में कोई भी दिनों में, ठीक है, तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा, एजी यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा. ये ऑर्डर जनरल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है, एम्प्लॉयर को क्या करने के लिए कि भाई आप वर्क्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, वर्क्स कमेटी फॉर्म करें. इस वर्क कमेटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर के और वर्कमैन के. वर्क्स कमेटी का काम क्या है? वर्क्स कमेटी का काम ये है कि भाई डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, डिस्प्यूट जैसी बातें आए ना, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे. ठीक है, तो देखिए सेक्शन 3 को यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट किया गया है. ये देखिए सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझाया वो इस तरह से पूरा सेंटेंस में बना हुआ है कि इन केस ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड इन एनी और डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करें इन अ प्रिस्क्राइब मैनर वर्क्स कमेटी. ठीक है, consisting of representative employer and workmen engaged in the establishment. So however that number of representative of workmen and committee on the committee shall be not less than the number of representative of employers. तो मतलब ये वर्क्स कमेटी में कुछ मेंबर एम्प्लॉयर की तरफ से रहेंगे, कुछ मेंबर एम्प्लॉय की तरफ से रहेंगे, लेकिन इक्वल होना चाहिए. वर्क्स कमेटी में जो टोटल मेंबर है 5 अगर एम्प्लॉयर की तरफ से हैं तो 5 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज की तरफ से भी होंगे. अब ये एम्प्लॉयज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, तो एम्प्लॉयज को डिसाइड कर सकते हैं, या उनका कोई ट्रेड यूनियन है तो उनसे कंसल्ट करके डिसाइड किया जाता है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है. तो आगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ वर्किंग कमेटी टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी. एमिटी का मतलब हो रहा है भी फ्रेंडली, जो आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली रिलेशन है, वो मेंटेन रहे. ठीक है, प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशन किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन में. ठीक है, टू दैट एंड to comment upon matters of their common interest or concern, or to endeavor to compose any material difference of opinion in respect of such matter. है ना, बस मतलब समझौता करके रखे, कोई डिस्प्यूट सेट स्टार्ट ना हो, ये वर्क्स कमेटी का काम होता है. और अगर डिस्प्यूट हो भी गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या डिसीजन है वो भी बता दिया जाए. वर्क्स कमेटी का ये काम होता है. लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि डिसीजन ऑफ वर्क कमेटी आर नॉट बाइंडिंग. यानी मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए ना, प्रैक्टिकली सोचिए डिस्प्यूट हो गया बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब ये डिस्प्यूट सॉल्व करा गया है वर्क्स कमेटी के द्वारा, लेकिन वर्क्स कमेटी के डिसीजन को, ठीक है, बाइंडिंग ही नहीं माना गया. तो जिसके फेवर में है वो तो मानेगा, लेकिन जिसके फेवर में वो डिसीजन नहीं किया उसको बाइंडिंग ही नहीं है तो वो मानेगा ही नहीं. तो वर्क्स कमेटी का थोड़ा यहाँ पे पावर क्या हो गया, कम हो गया है. तो फिर आगे और कमिटीज बनाई गई और अथॉरिटीज बनाई गई.
आगे बढ़ते हैं। आगे है काउंसिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, काउंसिलिएशन ऑफिसर सेक्शन 4 में इनके बारे में दिया हुआ है प्रोविजंस। देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ काउंसिलिएशन ऑफिसर्स एज इट थिंक फिट, है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, काउंसिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं, नोटिफाई क्या कर देंगे, ऑफिशियल गैजेट में। अब ये जो काउंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, है ना, काउंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, काउंसिलिएशन यानी दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको काउंसिलिएट करके उसको सुलझाना, सॉल्व करना। तो अगर डिस्प्यूट होता है, या डिस्प्यूट जो है ना इंडस्ट्रीज में कॉमन है बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स जो होता है, उसको सॉल्व करने के लिए काउंसिलिएशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कौन, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किस लिए किया गया, तो देखो यहाँ पे लिखा है फॉर प्रमोटिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसके प्रोविजंस कैसे लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 4 काउंसिलिएशन ऑफिसर्स के बारे में दिया हुआ है। सब सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी काउंसिलिएशन ऑफिसर्स चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ मीडिएटिंग इन एंड प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बना के दिया था वो ये इसी के बेसिस पे बनाया हुआ है। Conciliation officers may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area or for one or more specified industries, either permanently or for a limited period. अब देखते हैं सेक्शन 12 में ड्यूटीज दी हुई है, ड्यूटीज ऑफ काउंसिलिएशन ऑफिसर्स। काउंसिलिएशन ऑफिसर्स को अपॉइंट तो कर लिया, है ना। अब इनकी ड्यूटीज क्या है वो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले काउंसिलिएशन ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है, होल्डिंग काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, वेयर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड, ऐसा लग रहा है कि डिस्प्यूट हो सकता है या डिस्प्यूट है, काउंसिलिएशन ऑफिसर में, और वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज and a notice under section 22 has been given shall hold conciliation proceeding in a prescribed manner। तो सबसे पहला ड्यूटी क्या है कि they should hold conciliation proceeding। Second, investigate the dispute। Conciliation officer shall for the purpose of bringing about settlement of dispute, है ना, कि डिस्प्यूट सेटल हो जाए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, बिना कोई डिले, विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए किसकी गलती है, क्या वजह है डिस्प्यूट होने की, एंड ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द मैरिट्स एंड राइट सेटलमेंट देयरऑफ एंड मे डू ऑल सच थिंग्स, है ना, वो सारी चीजें कर सकते हैं एज ही थिंक्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टीज टू कम टू अ फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, है ना। काउंसिलिएशन ऑफिसर हर वो एक्टिविटीज कर सकते हैं, हर वो फंक्शंस कर सकते हैं जिससे दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है उसको प्रॉपरली फेयर तरीके से सेटल किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा काउंसिलिएशन ऑफिसर क्या करेंगे, दे विल सेंड अ रिपोर्ट, ठीक है, सेंड अ रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट टू ऑफ द सेट डिस्प्यूट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन पावर or to an officer authorized in this behalf by the appropriate government if settlement of dispute or any of the matters in dispute is arrived। रिपोर्ट कितने दिन के अंदर भेजनी है, रिपोर्ट मस्ट बी सेंट विद इन 14 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग। यानी जो पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा ना, काउंसिलिएशन प्रोसीडिंग होल्ड करना है, उसके कितने दिन के अंदर, 14 days के अंदर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। सेंडिंग द रिपोर्ट टू द एजी व्हेन सेटलमेंट कुड नॉट बी अराइव, है ना, सेटलमेंट हुआ तो भी ठीक, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो भी रिपोर्ट भेजनी है। इफ नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड एट, द काउंसिलिएशन ऑफिसर शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द क्लोज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सेंड द to the appropriate government a full report setting forth the steps taken by him for ascertaining the facts and circumstances relating to the dispute, है ना। रिपोर्ट में वो पूरा मेंशन करेगा कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, फैक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ सेटलमेंट देयरऑफ। ठीक है, सेटलमेंट को करने के लिए, सेटलमेंट होने के लिए मैंने क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या, ठीक है, स्टेप्स उठाए, टुगेदर विद फुल स्टेटमेंट ऑफ सच फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड द रीजन, है ना, सारे स्टेटमेंट, सारे फैक्ट्स और रीजन भी बताएगा ऑन अकाउंट ऑफ विच इन हिज ओपिनियन सेटलमेंट कुड नॉट बी
अराइव्ड एट, कि भैया उसके हिसाब से क्या रीजन है, ये सेटलमेंट क्यों नहीं हो पाया। Refer dispute matter to other authorities. If on consideration of the report, the AG यानी appropriate government is satisfied that there is a case of reference to the board, है ना, उनको लगता है कि भैया ये जो dispute conciliation officer ने solve नहीं कर पाया, तो AG क्या करेगा, वो केस बोर्ड, लेबर ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को रिफर कर देगा। Where the appropriate government does not make such a reference, it shall record and communicate to the parties concerned its reason therefore। अगर appropriate government उनका dispute किसी और को refer नहीं कर रहे, किसको refer नहीं कर रहे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को रिफर नहीं करते, तो क्यों नहीं किया, ठीक है, उसको रिफर क्यों नहीं किया, उसका रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। ओके, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन, सेक्शन 5। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन, यानी दे कैन फॉर्म बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन, ऑब्वियसली फॉर व्हाट, फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब अपन देखते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन में क्या होना चाहिए, इट शुड कंसिस्ट चेयरमैन एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स। चेयरमैन होना चाहिए, इसमें खासियत है कि चेयरमैन इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि ही शुड नॉट बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयर और वर्कमैन, क्योंकि फिर क्या हो सकता है, ही माइट गिव डिसीजन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयर और ही माइट गिव डिसीजन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज, अगर उनसे कनेक्टेड है या उनसे रिलेटेड है तो। सो इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब हो रहा है कि ही शुड नॉट बी, ठीक है, कनेक्टेड विद एम्प्लॉयर और, ठीक है, वर्कमैन और मेंबर्स ऑफ डिस्प्यूट पार्टीज। द अदर मेंबर्स, जो चेयरमैन के अलावा जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में, ठीक है, इक्वल नंबर्स में होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करेंगे पार्टीज टू द डिस्प्यूट। इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पार्टीज टू द डिस्प्यूट जो रहते हैं उनको खुद बोलती है कि आप मेंबर्स बताएं जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो नहीं बताते तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद ही मेंबर्स अपॉइंट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। अब इसका प्रोविजंस कैसा दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन में क्या दिया हुआ है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेशन अराइजेस by notification in the official gazette constitute a board of conciliation for what, for promoting the settlement of an industrial dispute। A board shall consist of a chairman and 2 or 4 other members as the appropriate government thinks fit। The chairman, ये सबसेक्शन 2 था, अब सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बताया था अभी। The chairman shall be an independent person, जो अपन ने अभी प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको दिया उसी के ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं। And the other members shall be person appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall be appointed on recommendation of that party, provided that if any party fails to make a recommendation, जो मैंने आपको बताया, within a prescribed time, appropriate government खुद अपॉइंट कर लेंगे उन पर्सन्स को जो उनको लगता है प्रॉपर है, ठीक है, मेंबर्स बनने के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन। आगे का एक और सबसेक्शन है वो देख लेते हैं। सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर कोरम प्रेजेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन प्रेजेंट हो या कोई मेंबर प्रेजेंट हो या कोई मेंबर्स की वैकेंसी हो, ठीक है, प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है सेटलमेंट के लिए। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं कि नहीं, चेयरमैन अगर प्रेजेंट नहीं है तो जब तक नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, तो उनको फिर सेटलमेंट प्रोसीडिंग के लिए रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है, if the appropriate government notifies that the board that the services of the chairman or of any other member have ceased to be available, the board shall not act until a new chairman or member as the case may be has been appointed। अब अपन देखते हैं बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन के क्या फंक्शंस होते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 13 में क्या दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला तो सिंपल है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, है ना। बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन का ऑब्जेक्टिव यही है, फॉर्म इसलिए किया गया कि सेटलमेंट कर दिया जाए डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए वो सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट फाइंड आउट करेंगे और पार्टीज को इंड्यूस करेंगे, है ना। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर, कॉजेज फाइंड आउट करेंगे और इंड्यूस करेंगे पार्टीज को कि भी सेटलमेंट हो जाए, और अपना रिपोर्ट क्या करेंगे, सबमिट करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को।
ठीक है। व्हेन सेटलमेंट इज अराइव, बोर्ड शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी एक तरह से उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके बेसिस पे सेटलमेंट हुआ है बिटवीन द पार्टीज, वो सबमिट करेंगे। और वो मेमोरेंडम, यहाँ पे खास बात ये है, सच मेमोरेंडम विल बी साइन बाय बोथ द पार्टीज। यानी एक तरह से क्या हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि पार्टीज के ऊपर इन्फोर्सिबल हो जाएंगे, वो इन्फोर्सिबल हो जाएंगे। उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे डिस्प्यूट सेटल किया है उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं। सेटलमेंट अगर नहीं हो पाया, यहाँ लिखा है कुड नॉट बी अराइव, तो भी बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जिसमें उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने प्रोसीडिंग कंडक्ट करी, कॉजेस ऑफ डिस्प्यूट क्या थे और रीजन फॉर फेलियर क्या था। ठीक है, ये बताना पड़ेगा। अब बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को ये रिपोर्ट कितने दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है, जिस दिन डिस्प्यूट उनको रिफर किया गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट उन लोगों ने जो प्रोसीडिंग स्टार्ट करी उसके 2 महीने के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ गाइस। ठीक है, अथॉरिटीज, ये पार्ट ए है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में बनाया, ये पार्ट ए है। और भी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना है, लेबर कोर्ट के बारे में पढ़ना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू गाइस।